नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी दा महाराज मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत करता है। संगत जी, आज हमारे बीच गुरुजी की ब्लेस संगत सुगंधा आंटी अपनी संगत शेयरिंग के लिए आए हैं। सुगंधा आंटी सौभाग्यशाली हैं जिनको की गुरु जी के फिजिकल रूप में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सुगंधा आंटी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। Jai Guruji uncle. Is my audio clear? हाँ, यू आर क्वाइट ऑडिबल आंटी। आंटी, इससे पहले कि आप अपनी संगत शेयर करें, एक गुरु जी का गोल्डन वचन है जो कि गुरु जी ने शालिनी खेरा आंटी के सामने बोले थे। मैं वचन पढ़ता हूँ, उसके बाद आप इसकी व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद आप अपनी संगत शेयर कर सकते हैं। गुरु जी का वचन है, अपना पाठ खुद किता करो, किसी भी पंडित तू ना करवाया करो, वो तो अपना कल्याण कर जाएगा। अपना पाठ खुद करो, किसी भी पंडित से मत करवाओ, वो तो अपना कल्याण करा जाएगा। जय गुरु जी आंटी जी, अब आप अपनी संगत शेयर कर सकते हैं। Thank you uncle. गुरुजी की संगत को बहुत प्रणाम एंड गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने मौका दिया सत्संग शेयरिंग का। आज आज्ञा हुई है कि गुरुजी के वचन नरेशन से शुरू करना है, तो मैं इस सेवा से शुरू करती हूँ। जैसे अंकल ने वचन बताया कि अपना पाठ खुद करो, किसी भी पंडित से मत करवाओ। गुरुजी ने इन वचनों के द्वारा हम सबको भक्ति के एक नए मार्ग पे पहुंचा दिया, क्योंकि उनसे जुड़ने से पहले हम कहीं पे भी अगर पूजा पाठ करवाने जाते थे या हवन कराना होता था तो हम पंडित को ही याद करते थे या मंदिरों में जाके अलग अलग तरह की पूजा करवाते थे। बट गुरुजी ने ये सिखाया कि असली भक्ति वो है जो आप खुद करते हो, एंड ही ऑलवेज इंसिस्टेड ऑन डायरेक्ट कनेक्शन। बिचौलिए या किसी सिफारिश का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है गुरुजी के दरबार में। एंड कोई विधि विधान, कोई पंडित, कोई घंटी आप देखें मंदिर में, इस तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं है। एम्पायर स्टेट में भी गुरुजी हार्डली किसी से बात करते थे, बिल्कुल साइलेंस का माहौल रहता था। पर आज्ञा गुरुजी की क्लियर थी कि आप अंदर से जुड़ें और मुझसे डायरेक्ट बात करें। गुरुजी यही कहते हैं कि पूजा या पाठ की इंटेंसिटी मैटर करती है, बाहरी दिखावे से कुछ नहीं होता। अगर गुरुजी से कनेक्शन है तो किया हुआ पाठ भी हमें बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। पंडित से कराई हुई पूजा, हमें लगता है कि हमारे कुछ उपाय हो जाएंगे, हमारे शायद कुछ काम बन जाएंगे, लेकिन पहली बात हमें नहीं पता कि वो पंडित ढंग से पूजा कर रहे हैं या नहीं। एंड दूसरी बात, पंडित से कराई हुई पूजा से हमारी कभी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो सकती। इसलिए जितना हो सके चलते फिरते उठते बैठते गुरुजी ने यही सिखाया है कि खुद पाठ करो। और गुरुजी यही कहते हैं कि इसकी भी स्टेजेस होती है। पहले हम वर्बली पाठ करते हैं जिसमें हमारे होंठ, हमारी जीवा और हमारी आवाज निकलती है। धीरे धीरे सिर्फ हमारी जीवा हिलती है, होंठ बंद हो जाते हैं, और उसके बाद भी हमारी जीवा भी हिलनी बंद हो जाती है, और जो मन में पार्ट होता है, दैट इज द रियल पार्ट। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल होता है, और वो गुरुजी की कृपा से ही संभव हो सकता है। एंड गुरुजी ने पाठ के ऊपर यही बताया है कि पाठ इतना पावरफुल है कि सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन डर के पाठ नहीं करना है कि अगर आज इतना पाठ नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये गुरुजी के खुद के वचन है कि ऐता तुसी उस चिड़िया वांगू हो जदी पिंजरे विच बंद है और बाहर बिल्ली होवे बैठी होवे। इस तरह डर के पाठ करने का कोई फायदा नहीं है, और रब से प्यार करें और उनसे अंदर से जुड़े और पाठ करें, क्योंकि कलयुग में गुरुजी ने खुद ही कहा है कि रब बहुत जल्दी मिल जाते हैं। तो इस जन्म में गुरुजी के दरबार में मुझे बुलावा आया मेरे 12th के बोर्ड एग्जाम्स के जस्ट पहले। We are a nuclear family of 4, my parents and my elder brother and myself. And हम लोग हरिद्वार में रहते थे। I was born and raised there. मेरे फादर की जॉब थी वहाँ पे पब्लिक सेंटर यूनिट में।
एंड हम लोग बहुत ही एक इमरजेंसी में हम नोएडा शिफ्ट हुए थे। एंड गुरुजी की बहुत मेहर है कि जिस साल हम नोएडा शिफ्ट हुए हमें उसी साल बुलावा आया। बट मेरे फादर और ब्रदर को पहले बुलावा आया, और मेरी मुझे और मेरी मदर को उसके 10 महीने बाद। जैसे गुरुजी की इच्छा होती है कि उनकी इच्छा के बगैर कुछ कोई भी इंसान मंदिर में कदम नहीं रख सकता। तो आई रिमेम्बर हमारे फादर और ब्रदर, जब संडे का हमारा दिन था शुरू से, एंड संडे इवनिंग को अराउंड अराउंड 5 o'clock ये लोग बड़ी जल्दी में जाना शुरू कर देते थे कि हमें मंदिर जाना है, हम तो जा रहे हैं। तो मैं और मेरी मदर कहते थे कि अच्छा चले जाना, थोड़ी देर रुक जाओ, चाय पी के चले जाना। तो कहते नहीं नहीं नहीं, हमें तो जाना है, हम जल्दी है अभी। तो वी यूज्ड टू आस्क कि अच्छा करते क्या हो वहां जाके। तो वो कहते थे कुछ नहीं, बस गुरुजी बैठे होते हैं, शब्द चल रहे होते हैं, और चाय प्रसाद आता है, फिर लंगर प्रसाद होता है, फिर हम मत्था टेक के आ जाते हैं। तो हम सोचते थे इसमें इतनी क्या बड़ी बात है कि आपको इतनी अट्रैक्शन है उस जगह पे जाने की। तो वो हमसे यही कहते थे कि ऐसे वर्ड्स में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप जब खुद आओगे, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, आपको तभी समझ आएगा। एंड ये एक्चुअली में हुआ जब हम फेब्रवरी एंड में मैं और मेरी मदर फर्स्ट टाइम गए। So it was an experience. It cannot be described in words ever. And I remember बहुत ही कम लोग होते थे। पूरा अंदर का जो गुरुजी का एक कारपेट थे और पर्दे थे एम्पायर स्टेट में, they were totally red. गुरुजी का गद्दी का कलर was red. Hardly when I remember when I entered Empire State for the first time, सिर्फ 7 या 8 लोग बैठे हुए थे एंड शबद गुरबानी चल रही थी। गुरुजी तब अपने आसन पे नहीं विराजमान थे। हम लोग बैठे एंड आई वाज जस्ट लुकिंग अराउंड, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी पूरे मंदिर में। एंड समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। अब तो हम बैठ गए आके और शबद चल रहे हैं, तो अब क्या करना है। आई सॉ सम पीपल सिटिंग क्लोज देयर आई विद देयर आईज क्लोज्ड एंड ध्यान लगा रहे थे। और उस समय वी वी आर नॉट पंजाबीज, हम ऐसे कभी गुरुद्वारे में नहीं गए थे उसके पहले। तो मुझे पर्सनली कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि होता क्या है ये शब्द गुरबानी सुनना, ध्यान लगाना, एक गुरु का जिंदगी में होना, ये सब क्या होता है। वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ दैट। तो औरों को देख के हमने भी आइज बंद कर ली। और हमें पंजाबी समझ नहीं आती थी, तो नेचुरली शब्द पूरे तो नहीं समझ में आते थे, बट धीरे धीरे उनका मीनिंग जैसे क्लियर होने लगा, बिना किसी से कंसल्ट करे, बिना किसी से कोई मीनिंग पूछे। तो मुझे याद है मेरे पास साइंस स्ट्रीम थी 12th स्टैंडर्ड में, एंड मेरी फिजिक्स बहुत वीक थी। एंड गुरुजी के दर्शन करने के बाद पहला एग्जाम फिजिक्स का ही था। एंड मच टू माय अमेजमेंट मेरे उसी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर आए, जो कि मेरे जैसे इंसान के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तो आई ऑलवेज स्टार्ट माय सत्संग फ्रॉम आवर जर्नी टू एम्पायर स्टेट, बिकॉज हम वहीं से गुरुजी से जुड़े। एंड गुरुजी के दरबार में जाना वाज अ जर्नी इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। लाइक आप इमेजिन करिए एक सेटिंग जिसमें कोई किसी से बात नहीं कर रहा, कोई किसी को जानता नहीं है, गुरुजी खुद किसी से बात नहीं कर रहे हैं, सब साइलेंटली बैठे हुए हैं। कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही कि अब क्या करना है, अब लंगर होने वाला है, नथिंग। हम जैसे ही मत्था टेक के बैठते थे, सब अलग अलग बैठते थे। हम ऐसा नहीं था कि फैमिली पूरी इकट्ठी बैठी हुई है, जिसको जहाँ जगह मिलती थी। एंड गुरु जी के भाई यही इंस्ट्रक्शंस था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरी फैमिली को साथ में लंगर करना है या साथ में बैठना है, क्योंकि इनके पीछे बहुत गहरे रीजंस हैं एंड वी शुड फॉलो दैट। शब्द पंजाबी में चल रहे होते थे, एज आई सेड, जो समझ नहीं आते थे। लंगर का टाइम होता था तो 3 अननोन लोगों के साथ होता था एक ही थाली में। कोई सत्संग नहीं होते थे उस टाइम पे। बहुत ही रेयर गुरुजी जिन चुनिंदा संगत को एंड में रोकते थे, उनके बीच में सत्संग शेयरिंग होती थी। बट जब तक शब्द चलते थे तब तक एज सच कोई सत्संग नहीं शेयरिंग होती थी। गुरुजी की उस टाइम पे कोई फोटो भी नहीं मिलती थी, और अलाउड नहीं था फोटो गुरुजी की मांगना भी। तो हमें वीक में सिर्फ गुरुजी के एक ही बार दर्शन होते थे, संडे के दिन। एंड शब्द की सीढ़ी भी मांगना अलाउड नहीं था।
हम लोग सिर्फ एक ही बार पूरा ये प्रोसेस होता था संडे के दिन। हम लोग आते थे, साइलेंटली बैठते थे और सब प्रसाद गुरुजी की मेहर से जो मिलता था, वो ग्रहण करके चले जाते थे। बट इन स्पाइट ऑफ दिस हम हर हफ्ते माइंड में इतने क्वेश्चंस लेके आते थे, इतनी प्रॉब्लम्स लेके आते थे, एंड बिना कोई बात करे सालों सारे सवालों के हम जवाब लेके जाते थे वापस। और ये सब शब्द के थ्रू होता था। गुरुजी, जैसे एक छोटा सा इंसिडेंट है, दो आंटियां एक बार आपस में बात कर रही थी। तो पहली आंटी दूसरी आंटी को अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर कर रही थी। काफी देर तक वो सिलसिला चला एंड उसके बाद पहली आंटी उठ के चली गई। तो गुरुजी ने दूसरी आंटी से पूछा कि वो जो आंटी तेरे से अपनी बात कर रही थी, वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? तो आंटी बोली, नहीं गुरुजी, वो तो बस ऐसे ही शेयर कर रही थी। तो गुरुजी ने कहा कि उस आंटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती अगर वो उस टाइम वो शब्द सुन लेती जो चल रहा था। तो गुरुजी जो व्याख्या वाले शब्द सुनवाते थे, या जो गुरुजी के टाइम के जो शब्द थे, उनसे बहुत मैसेजेस मिलते थे। एंड नेचुरली सत्संग जब भी मौका मिलता था आपस में शेयरिंग करने का, उससे डेफिनेटली बहुत चीजें क्लियर होती थी। एंड गुरुजी के दरबार में वो 3-4 घंटे जो गुरुजी हमें अपने चरणों में रखते थे, उसमें बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड होने वाली फीलिंग होती थी। एंड ऐसा लगता था कि बस दरवाजा बंद हो जाए और हमें बाहर की दुनिया में वापस जाना ही ना पड़े। एंड आई थिंक इस फीलिंग से आज भी सब लोग रिलेट कर सकते हैं, जो भी गुरुजी से जुड़ते हैं या गुरुजी के मंदिर जाते हैं। आई थिंक नो वन वांट्स टू स्टेप आउट इन द वर्ल्ड आफ्टर दैट। एंड लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, हम अपनी दुनियावी चीजें करें, हम घूम आए, हम पार्टी कर लें, हम अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करें, बट हम धीरे धीरे रियलाइज करते हैं कि वो उन चीजों से जो हमें हैप्पीनेस मिलती है, वो उस कंटेंटमेंट के आगे कुछ नहीं है जो हमें गुरु जी से मिलता है, उनकी शरण में बैठने से मिलता है। वन ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस जो हमें गुरु जी के यहाँ जाके मिले कि कभी भी किसी से ये नहीं पूछना कि आप कितने सालों से आ रहे हो। एक जैसे गुरुजी ने खुद कहा है कि यहाँ पे सालों का नहीं, यहाँ पे कर्मों का हिसाब चलता है। एक अंकल जो बहुत सालों से आ रहे थे, उनको गुरुजी ने कहा कि हालत एडमिशन ही नहीं हुआ। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना जुड़े हैं और कितनी आपकी प्रोग्रेस है, जो गुरुजी के बताए हुए जो उनके इंस्ट्रक्शंस हैं उस पे हम कितना चल रहे हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स। एंड सेकंड इंस्ट्रक्शन वाज कि कुछ नहीं मांगना। हमारी सोच बहुत छोटी है। जैसे गुरुजी कहते हैं कि तुम सिर्फ सामने दीवार तक देख सकते हो और मैं दीवार के पार देखता हूँ। मतलब मैं तुम्हें मर्सिडीज देने आया हूँ और तुम मारुति लेके बैठ जाते हो। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें मटेरियलिस्टिक चीजों पे फोकस करना है। गुरुजी जो हमें असली चीज देने आए हैं, हमें उस रियलाइजेशन तक पहुंचना है और हमें कोशिश करनी है कि हम स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो कर सकें। जैसे गुरुजी हमेशा कहते थे कि अपनी झोलियां बड़ी करो, हमारी झोलियां बहुत छोटी हैं। सो उस टाइम पे जब गुरुजी के बारे में जैसे जैसे पता चलना शुरू हुआ, गुरुजी क्या हैं, गुरुजी भगवान हैं, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगती थी कि गुरुजी के बारे में सुना था कि वो माइंड पढ़ लेते हैं। तो ऐसा रिलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो हमारे सामने इंसानी रूप में बैठे हुए हैं, उन्हें ये पता है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है। और खाली दरबार में बैठे हुए नहीं, हम लोग अपनी असल जिंदगी में जब पूरे वीकडे में कॉलेज जाते थे, ऑफिस जाते थे, सड़कों पे ट्रैवल कर रहे होते थे, उस टाइम गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती थी। हम माइंड में गुरुजी से बात करते थे तो रिस्पॉन्स मिलता था। सो दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। मेरी 12th क्लियर करने के बाद मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी थी एंड गुरुजी की मेहर से मेरा डीयू में एडमिशन हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड उस साल परसेंटेज बहुत हाई गई थी। मेरा स्कोर वाज लाइक एवरेज अराउंड 83%। बट क्योंकि बहुत ज़्यादा परसेंटेज हाई गई थी, तो मेरा एडमिशन हो नहीं रहा था अच्छे टॉप के कॉलेजेस में। बट गुरुजी ने मेरा मैत्री कॉलेज में एडमिशन कराया। एंड गुरुजी की इतनी मेहर थी कि सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में मैंने टॉप किया, जो मैंने कभी भी नहीं सोचा था।
आई वॉज ऑलवेज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। कॉलेज टाइम पे गुरुजी ने मुझे दो बहुत बड़े इंसिडेंट से बचाया। एक बार हम लोग संडे को एम्पायर स्टेट से वापस आए एंड मंडे नेक्स्ट डे मेरा कॉलेज था और मेरी क्लास थोड़ी सी लेट थी, तो मैंने अलार्म नेचुरली अराउंड 8 o'clock का लगाया था। तो जैसे ही अलार्म बजा मेरा, सॉरी उसके पहले मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, जिसमें मैंने देखा मैं एम्पायर स्टेट में गई हूँ, गुरुजी गद्दी पे बैठे हैं। तो गुरुजी मुझसे पूछते हैं कि कल कॉलेज जाना है? तो मैं कहती हूँ हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं कॉलेज नहीं जाना। तो मेरी नींद खुली, अलार्म बजा एंड मुझे समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या। तो मैंने नींद नींद में सोचा कि अच्छा एक बार फिर से कंफर्म कर लेती हूँ, और मैं फिर से सो गई। एंड आप गुरुजी की कृपा देखिए, उन्होंने मुझे फिर से दर्शन दिए सेम। गुरुजी ने मुझसे पूछा कि तूने कॉलेज जाना है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। गुरुजी कहते हैं आज कॉलेज नहीं जाना। एंड देन ही सेड तूने 10:27 से पहले घर के बाहर कदम नहीं रखना। तो गुरुजी की आज्ञा फॉलो करते हुए मैं कॉलेज नहीं गई उस दिन। एंड आई एम सो थैंकफुल कि पता नहीं कितनी बड़ी ग्रह आनी थी जो गुरुजी ने मुझे उससे बचा लिया। दिस शोज कि गुरुजी का हम चिंतन करना भूल जाते हैं, बट वो हमारी चिंता करना कभी नहीं भूलते। एंड सिमिलरली आई रिमेम्बर एक बार मैं नोएडा के एक मॉल गई थी एंड उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो गाड़ी पार्किंग लॉट में मैंने पार्क करी थी जो एक ओपन स्पेस में था। एंड जब मैं वापस आई गाड़ी में बैठी, एंड जो पार्किंग एरिया की जो एग्जिट थी वो एक प्लेन रोड के बीच में थी। एंड जैसे ही मैंने गाड़ी बाहर निकाली एंड आई लुक टू माय लेफ्ट एंड राइट जस्ट टू सी कि कोई और कार तो नहीं आ रही है, एंड इट वाज ऑल क्लियर। तो मैंने एक्सीलेटर पे पैर दबाया एंड सडनली झटका खा के गाड़ी रुक गई। एंड आई वाज अमेज्ड कि मेरा तो पैर ब्रेक पे है ही नहीं, तो गाड़ी अपने आप कैसे रुक गई। एंड आई लुक टू माय राइट एंड मैंने देखा एक बहुत तेजी से एक वाइट कार आ रही थी विद द स्पीड ऑफ 100 और 120 किलोमीटर पर आवर। एंड अगर उस समय मेरी गाड़ी गुरुजी ने नहीं रोकी होती तो वो सीधा मेरी गाड़ी में स्मैश कर देती। आई एम सो थैंकफुल टू गुरुजी कि उस दिन उन्होंने मुझे इतने बड़े इंसिडेंट से बचाया। सिमिलरली 11th of July 2006 गुरु पूर्णिमा का फंक्शन था बड़े मंदिर में। मेरा एल्डर ब्रदर ही वाज इन बॉम्बे डूइंग हिज मास्टर्स। उसको गुरुजी ने ब्लेस किया था टू डू हिज मास्टर्स। एंड मैं और मेरे पेरेंट्स हम लोग बड़े मंदिर में थे डूइंग सेवा। एंड जैसे आपको पता है कि कभी भी मोबाइल फोन्स गुरुजी ने अलाउ नहीं किया मंदिर में। एंड मेरे डैड का भी फोन उनकी पॉकेट में था और बंद था। जब हम लोग मंदिर एंटर करते थे तो फोन बंद ही रखते थे। तो उस दिन जब सेवा चल रही थी, गुरुजी अंदर दरबार में बैठे हुए थे, तो सडनली पापा ने देखा कि किसी का फोन बज रहा है। एंड देन ही वाज लाइक पता नहीं मंदिर में कौन फोन लेके आया है। एंड आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स की ही रियलाइज कि उनका खुद का ही फोन बज रहा है। तो ही पिक्ड अप द फोन एंड ही सॉ कि मेरे ब्रदर का कॉल आ रहा है, तो उन्होंने उठाया। तो माय ब्रदर सेड पापा यहाँ पे आज ब्लास्ट हुए हैं बट आई एम फाइन, आप चिंता मत करना, एंड फोन कर दिया। तो कुछ समझ नहीं आया पापा को कि ये क्या हुआ। एंड थोड़ी देर के बाद पता चला कि उस दिन बॉम्बे में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। एंड इसके पहले कि हमें किसी और से पता चलता संगत में ड्यूरिंग द फंक्शन, गुरुजी ने देखिए पहले ही ब्रदर की कॉल कनेक्ट करवा दी। एंड किसी का स्विच ऑफ फोन रिंग हो जाए ये तो सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। अगेन गुरुजी का हम चिंतन करना भूल जाते हैं बट वो हमारी चिंता करना कभी नहीं भूलते। मैं अपना मास्टर्स का सत्संग शेयर करना चाहूंगी। 2000 2007 में मेरा कॉलेज खत्म हुआ। एंड आई वाज कंफ्यूज कि मैं क्या करूं बिकॉज आई वाज इन टू माइंड्स। मुझे डांसिंग में बहुत इंटरेस्ट था एंड आई वांटेड टू डू माय मास्टर्स एज वेल। बट मैं डांसिंग को लेके भी इतनी पैशनेट थी कि मैं सोचती थी कि मैं उसमें करियर बना सकती हूँ, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग फॉर मी। तो आई थॉट कि चलो गुरुजी से पूछ लेते हैं। सो गुरुजी के पास एक दिन हम एम्पायर स्टेट गए, तो आई थॉट कि मैं चलो मत्था टेकते हुए गुरुजी से पूछूंगी। तो जैसे ही मत्था टेका, गुरुजी की तरफ देखा,
तो मुंह से आवाज ही नहीं निकली, बिकॉज गुरुजी का ऑरा ही ऐसा था कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते थे। एंड जितना कुछ हम सोच के आते थे कि हम ये बोलेंगे, उस समय कुछ स्ट्राइक ही नहीं करता था। तो मैं गुरुजी की तरफ देखती रह गई एंड गुरुजी ने हाथ से इशारा किया, चलो। तो मैं उठ के बाहर आ गई एंड आई वाज फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड कि अब क्या करूं, अब किससे पूछूं। गुरुजी ने भी कुछ नहीं मतलब बताया और मैं तो पूछ ही नहीं पाई। कुछ दिनों के बाद गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, जिसमें मैंने देखा गुरुजी एम्पायर स्टेट में है। मैं गुरुजी के पास जाती हूँ एंड बिल्कुल सेम गुरुजी उसी चोले में बैठे हैं। मैं वैसे ही गुरुजी के पास मैंने मत्था टेका जैसे उस संडे को टेका था। एंड मैंने गुरुजी से पूछा मत्था टेकने के बाद कि गुरुजी मैं क्या करूं, मैं एमए करूं या मैं डांस करूं। गुरुजी बोले एमए कर ले। तो उस दर्शन के बाद गुरुजी की समाधि हुई 2007 में 31st। एंड उस साल मेरा कहीं एडमिशन नहीं हुआ किसी भी इंस्टीट्यूट में। तो आई वाज फीलिंग लिटिल सैड कि अब मैं क्या करूं। देन आई डिसाइडेड टू ड्रॉप अ ईयर क्योंकि गुरुजी की आज्ञा का पालन करना था। तो हम लोग गुरुजी के एम्पायर स्टेट जाते रहते थे क्योंकि संगत होती रहती थी संडे को भी। सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे। एंड मैं एक दिन एम्पायर स्टेट जाके हम लोग जैसे ही बैठे और चाय प्रसाद आया एंड आई जस्ट क्लोज माई आईज एंड मुझे गुरुजी की आवाज आई, IGIDR बॉम्बे। सो आई वॉज वेरी कंफ्यूज क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूट था जिसकी मैं तैयारी कर रही थी एंट्रेंस की। बट मैंने कुछ बहुत डिटेल में नहीं सोचा था। आई थॉट कि मैं दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूशंस का ही ज्यादा फोकस करूंगी। तो उसके बाद गुरुजी ऑलमोस्ट एवरी डे मुझे आते थे ड्रीम में और बॉम्बे घुमाने ले जाते थे। और ये बहुत हफ्तों तक चलता रहा। मैं कभी मेरीन ड्राइव घूमती थी, कभी बैंड्रा, कभी चौपाटी। और मैं रोज सुबह अपनी मदर को बताती थी कि मम्मी गुरुजी ने मुझे आज भी बॉम्बे घुमाया। और मेरा जो एग्जाम की डेट पड़ी वो 2008 में 27 मई के दिन पड़ी, जिस दिन गुरुजी का फर्स्ट भोग था डुगरी में। मेरा रोल नंबर था 1313, which is a very lucky number for me. And even Guruji has said that 13 is a very lucky number, not to think otherwise. And मेरा जो सेंटर पड़ा वो शिव मॉडर्न स्कूल में था। एंड मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मैं ओवर टाइम इतना पैशनेट हो गई थी कि मुझे इसी इंस्टीट्यूशन में जाना है और मैंने बहुत तैयारी करी थी इसकी। तो मैं एग्जाम हॉल में बैठी हुई थी एंड आई वाज फीलिंग वेरी नर्वस कि पता नहीं अगर नहीं क्लियर हुआ तो क्या होगा। एंड ऑल दोस थॉट्स स्टार्टेड कमिंग इन। और गुरुजी की मैं एक फोटो लेके गई थी। तो एग्जाम शुरू होने के जस्ट थोड़ी देर पहले मुझे गुरुजी के फोटो में ओम के दर्शन हुए। गुरुजी मेड मी फील रिलीव्ड कि आई एम देयर। एंड ऑल्सो एक बड़ी अमेजिंग सी चीज हुई कि गुरुजी का पेन रखा हुआ था मेरी टेबल पे जिसमें गुरुजी की फोटो थी। एंड मेरी जो सीट थी वो रो के बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे थी, तो आई वाज सिटिंग राइट इन द फ्रंट। तो जो इन्विजिलेटर आई उसने सडनली शी केम अप टू मी एंड शी पिक्ड गुरुजी का वो पेन। एंड शी वाज लाइक कि कैन आई यूज दिस पेन ऑफ योर्स, मैं आज पेन लाना भूल गई हूँ। सो आई वाज लाइक हाँ जी श्योर। एंड आई वाज फीलिंग वेरी अम्यूज्ड कि ऐसा तो होता नहीं कि इन्विजिलेटर पेन लेके नहीं आए। बट उन्होंने उसी पेन से जितने भी हॉल में बच्चे थे सबकी शीट्स पे साइन करे। तो गुरुजी की पेन से मेरी आंसर शीट पे साइन हो गया। तो दैट गेव मी अ वेरी गुड फीलिंग कि चलो गुरुजी हैज अश्योर्ड मी कि ही इज देयर विद मी एंड घबराने की जरूरत नहीं है। तो एग्जाम जब शुरू हुआ तो उसमें 3 डिफरेंट सेक्शंस थे, जनरल नॉलेज, मैथ्स एंड इंग्लिश। सो मैथ्स एंड जनरल नॉलेज वाज फाइन बट इंग्लिश का सेक्शन बहुत ही टफ था आई रिमेम्बर। एंड इंडिविजुअल सेक्शंस की हमें कट ऑफ क्लियर करनी थी। तो मैंने पेन तो रख दिया टेबल पे इंग्लिश का सेक्शन देख के, बिकॉज आई थॉट कि लेट मी फॉरगेट अबाउट गेटिंग इनटू दिस, मेरे से तो होगा नहीं इंग्लिश का सेक्शन। बिकॉज लिखा क्या हुआ था मुझे वो वर्ड समझ ही नहीं आ रहे थे, तो मैं अटेम्प्ट करना तो बहुत दूर की बात थी। पर गुरुजी ने माइंड में मेरे थॉट डाला कि अगर मैंने पूरा साल बैठ के इतनी तैयारी करी है और
इतना मैं पैशनेट हूँ इस इंस्टीट्यूट में जाने के लिए, तो मैं लास्ट मिनट में आके ऐसे गिव अप नहीं करना चाहिए। तो मैंने अपनी स्लीव्स रोल करी एंड 120 क्वेश्चंस थे, मैंने उसमें से 110 अटेम्प्ट कर दिए एंड उस साल नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो आई रिमेम्बर आई केम आउट, पापा ने पूछा कि कैसा हुआ एग्जाम, सो आई जस्ट सेड मैंने अपनी तरफ से कर दिया, अब गुरुजी जाने। एंड यू वोंट बिलीव, जब रिजल्ट आया रिटन का, तो आउट ऑफ ऑल ओवर इंडिया 120 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे और मेरा नाम 7th नंबर पे था। एंड आई वाज टोटली शॉक कि ये कैसे हुआ। एंड जो नेक्स्ट राउंड इंटरव्यू का था आफ्टर रिटन, वो गुरुजी के बर्थडे वाले दिन स्केड्यूल हुआ ऑन 7th ऑफ जुलाई 2008। सो नीडलेस टू से, मैं और मेरे फादर हम बॉम्बे गए इंटरव्यू देने एंड मेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आए हुए थे एंड वहाँ पे 3 इंटरव्यू पैनल्स थे, सबको अलग अलग इंटरव्यू पैनल्स में जाने का मौका मिल रहा था। एंड जो मेरे से ज़्यादा, एज आई एम शेयरिंग, की काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थे, वो अपना इंटरव्यू दे के बाहर आ रहे थे, तो वो बहुत परेशान थे कि हमें बहुत टफ पैनल मिला एंड बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे गए एंड आई डोंट थिंक वी कैन क्लियर इट। सो मेरे को जिस पैनल पे गुरुजी ने भेजा, वो उसमें इतने अच्छे, इतने वार्म प्रोफेसर्स थे, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, वट एवर दे कुड आस्क आई कुड रिप्लाई। एंड गुरुजी की मेहर से मेरा मेन लिस्ट में एडमिशन हुआ and that too only 20 people were selected out of all over India. And गुरुजी ने मुझे बॉम्बे जाने से पहले एक बार दर्शन में, गुरुजी ने मुझे एक दिखाया था कि मैं किसी लड़की का सत्संग पढ़ रही हूँ गुरुजी के ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी में, जिसमें उसने लिखा हुआ है कि कैसे गुरुजी ने उसका मास्टर्स में एडमिशन कराया बॉम्बे में एंड व्हाइल शी वाज देयर, गुरुजी ने उसका बहुत ध्यान रखा। एंड जैसे पढ़ा था मैंने, आई डिड नॉट नो दैट टाइम कि मैं अपना ही सत्संग पढ़ रही हूँ। तो गुरुजी ने मुझे बॉम्बे जाने से पहले मेरा अपना ही सत्संग मुझे पढ़वा दिया एंड नीडलेस टू से गुरुजी ने मेरा इतना ध्यान रखा बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू हॉस्टल एंड घर से दूर, ऑल गुरुजी's कृपा। सो मेरी कैंपस प्लेसमेंट गुरुजी ने कराई थी आफ्टर माय मास्टर्स, बट आई लेफ्ट दैट जॉब विद इन 6 months बिकॉज आई मतलब उस जॉब में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं था एंड आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड आउट। सो आई वाज वर्किंग इन दिल्ली इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बट उसमें भी मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मेरी सैलरी बहुत कम थी, इट वाज वेरी मिनिमल, और जो मुझे वर्क असाइन हुआ था वो मेरी स्किल सेट के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं काफ़ी महीनों से जॉब सर्च कर रही थी टू शिफ्ट, बट कोई भी जगह से मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा था। सो आई वाज इवन इन द माइंडसेट ऑफ लीविंग द जॉब एंड सिटिंग एट होम। तो मुझे एक दिन गुरुजी ने दर्शन दिए जिसमें मैंने देखा कि बहुत बड़े से मैदान में एक टेंट लगा हुआ है एंड गुरुजी वहाँ विराजमान है और बहुत लंबी लाइन है और सब मत्था टेकने जा रहे हैं, और मेरे हाथ में एक बहुत मोटी किताब है जिसमें सारी कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं और मैं उसमें टिक कर रही हूँ कंपनीज के नेम, जस्ट टू सी कि जब मैं गुरुजी के पास मत्था टेकने जाऊंगी तो मैं उनसे पूछूंगी कि गुरुजी किस में अप्लाई करूँ। तो जब मेरी टर्न आती है बिल्कुल लास्ट में और मैं मत्था टेक के उठती हूँ, तो मैं गुरुजी से पूछती हूँ, गुरुजी मैं जॉब छोड़ दूँ? तो गुरुजी मुझसे बोले, मुझे एक बात बताओ, समझ बड़ी या टाइम बड़ा? तो मैंने ड्रीम में कहा, गुरुजी समझ नहीं, गुरुजी टाइम। एंड गुरुजी वाज साइलेंट एंड द मैसेज वाज क्लियर कि स्ट्रेस होके, टेंशन लेके, एंग्शियस होके टाइम निकालने का कोई फायदा नहीं है। अपना दिमाग मत अप्लाई करो, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, बट लीव एवरीथिंग टू गुरुजी's टाइमिंग। जब उनकी मर्जी होगी, जब उनकी विल होगी, जब उनकी रजा होगी, तब अपने आप थिंग्स विल टर्न आउट एंड एवरीथिंग विल सॉर्टेड आउट इटसेल्फ। और यही हुआ। मुझे प्लानिंग कमीशन से एक जॉब ऑफर मिला एंड मुझे इंटरव्यू कॉल आया, उसमें 15 कैंडिडेट्स आए थे एंड उनमें सब में से गुरुजी ने सिर्फ मेरा सिलेक्शन करवाया एंड आई वाज वेरी हैप्पी। बट टू माय अमेजमेंट मेरा वहाँ पे भी इनिशियल टाइम बहुत ही
रफ था। लाइक आई कैन से कि गुरुजी ने मुझे 3 जॉब से ब्लेस किया एट द बिगिनिंग ऑफ माय करियर, बट तीनों जॉब में मेरे एक्सपीरियंसेस इतने खराब थे विद रिस्पेक्ट टू माय बॉसेस, विद रिस्पेक्ट टू द वर्क व्हिच वाज गिवन। मैं इतनी डिसअपॉइंटेड हो गई थी कि पता नहीं, मैं मास्टर्स करके बैठी हूँ लेकिन मैं काम क्या कर रही हूँ, मेरी कोई करियर ग्रोथ नहीं है, मेरी कोई सैलरी नहीं है, मेरी तो वर्क लाइफ इज गोइंग टू बी जीरो इन माय लाइफ, मैं ऐसे सोचती थी। उस समय भी जो मेरे बॉस थे, मेरी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब लगी थी, तो 1 साल के बाद जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू का टाइम आया तो उन्होंने मना कर दिया एंड ही सेड कि मैं नहीं करना चाहता आपका, बिकॉज़ आई थिंक ही हैड प्रॉमिस्ड टू समवन एल्स टू कीप इन माय पोजीशन। लेकिन उनसे जो नीचे सर थे, उन्होंने मेरा काम देखा था एंड जो मेरे बॉस थे, उन्होंने उनको नीचे वाले सर को कहा था कि आप इसका टर्मिनेशन लेटर बना के साइन कर दीजिए। बट कहते हैं ना कि जब गुरुजी आपके साथ खड़े हैं तो कोई आपके अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता। तो उन सर ने वो काम करने से मना कर दिया। ही सेड कि नहीं, आई हैव सीन हिज हर वर्क एंड मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं बिना किसी जेन्युइन रीजन के आई कैन नॉट टर्मिनेट एनीवन। सो मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ एंड गुरुजी की मेहर से बहुत टफ टाइम रहा मेरा उस ऑर्गेनाइजेशन में, बट गुरुजी नेवर लेट मी क्विट। मैं काफ़ी बार इवन पर्सनली, प्रोफेशनली मुझे काफ़ी बार ऐसी सिचुएशंस हुई लाइफ में कि मैं छोड़ दूँ, मैं क्विट कर लूँ, बट गुरुजी नेवर लेट मी क्विट। ही ऑलवेज़, उन्होंने मुझे स्ट्रेंथ दी कि आप वो टाइम निकालो। बस थोड़ा-सा यू नो नीवे हो जाओ, थोड़ा-सा शांत रह के टाइम निकालो, बट आपको यू हैव टू गो थ्रू दिस। क्विटिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन। तो it was only after 4 years of initial struggle कि मुझे गुरुजी ने फाइनली ब्लेस किया उस जॉब से जिसके बारे में मैं हमेशा विजुलाइज करती थी। मेरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जॉब लगी जिसमें मैंने अगले 6.5 साल काम किया एंड मुझे गुरुजी ने बहुत अच्छा एक्सपोज़र दिया, बहुत हार्ड वर्क करवाया, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स भी दिए। मेरा प्रमोशन हुआ लाइफ़ में। आई यूज्ड टू ट्रैवल आल्सो टू वेरियस स्टेट्स एंड इट वाज़ वेरी सैटिस्फाइंग। तो गुरुजी ने, कहते हैं कि कर्म कटवाने बहुत ज़रूरी होते हैं। अपॉर्च्युनिटीज़ गुरुजी ब्लेस करते हैं, बट अगर उनमें प्रॉब्लम्स हैं, टाइम नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुजी की वजह से कुछ खराब हो रहा है या गुरुजी नहीं चाहते कि आपका काम ना हो। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हमारे ही कुछ कर्म हैं जो कटने बहुत ज़रूरी हैं एंड जैसे आप सबको पता ही है कि गुरुजी 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। ये सिर्फ़ 10% होते हैं जो हमें भोगने होते हैं। तो वो भी गुरुजी की शरण में अगर हम निकाल लें, तो बहुत आसानी हो जाती है। एंड आई रिमेंबर कि हम मेरी उसी मिनिस्ट्री की जॉब में हमारा एक इवेंट हमें ऑर्गेनाइज़ करना था विद द प्राइम मिनिस्टर। हम बहुत टाइम से नरेंद्र मोदी जी की डेट्स लेने की कोशिश कर रहे थे, बट वी वर नॉट एबल टू। 2019 फरवरी में हमको फाइनली कन्फर्मेशन आई कि प्राइम मिनिस्टर विल बी गोइंग टू श्रीनगर एंड वहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट था वहाँ के भी डिजिटल लॉन्च करना था। तो वी गॉट द कंफर्मेशन कि आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया है। तो हमने पिछले दिसंबर और जनवरी हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी। हमने बहुत कोऑर्डिनेशन करना था अक्रॉस ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स, सारे ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स, इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज़ हमें 152 प्रोजेक्ट्स का डिजिटली इनॉग्रेशन कराना था एंड तो वी वर लाइक वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट फॉर दैट। बट जब हमारा एंड में श्रीनगर जाने का टाइम आया, तो ऑफिस में थोड़ी सी पॉलिटिक्स शुरू हो गई एंड आवर बॉसेस स्टार्टेड सेइंग कि सब लोग नहीं जाएंगे एंड बहुत मे बी ओनली अ फ्यू पीपल कैन गो। तो हम सबका बहुत ज़्यादा माइंड अफेक्ट हुआ उससे, बिकॉज़ इतनी मेहनत करने के बाद इट वाज़ अ लाइफ़टाइम ऑफ अ चांस टू अटेंड दैट इवेंट एंड मोर देन दैट वी न्यू वी विल बी रिक्वायर्ड टू डू अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड वो दिल्ली में बैठ के पॉसिबल नहीं होता। एंड वी हमारा ऑफिस में बहुत ही छोटी टीम थी। वी वर जस्ट अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल
तो आई रिमेम्बर मैं बड़े मंदिर गई उस संडे एंड आई वाज फीलिंग वेरी वेरी अपसेट एंड मैंने गुरुजी से यही प्रे किया कि गुरुजी मैं नहीं चाहती कि मैं जाऊं, अगर जाए तो सभी जाए क्योंकि सबने बहुत मेहनत करी है। एंड आप देखें गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि पूरा ऑफिस का कंफर्मेशन आ गया कि एवरीवन कैन गो। जो इवन जो लोग जिनका लाइक सॉर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी पहले नहीं भी थी, एवरीवन वेंट एंड वी वर सो हैप्पी। गुरुजी ने मुझे श्रीनगर जाने से पहले दर्शन दिए जिसमें उन्होंने दिखाया कि जिस हॉल में मोदी जी का इवेंट हो रहा है, गुरुजी उसी स्टेज पे बैठे हुए हैं आसन लगा के। सो दैट गेव मी इनफ इंडिकेशन कि एवरीथिंग विल बी फाइन। अब हम लोग जब इवेंट वाले दिन हम लोग अर्ली मॉर्निंग जब हमने ऑडिटोरियम में एंटर किया, सो हमें ट्रायल रन्स करने थे एंड यू कैन इमेजिन कि श्रीनगर में अगर मोदी जी का इवेंट है तो कितनी टाइट सिक्योरिटी होगी। सो एज अ रिजल्ट ऑडिटोरियम में जैमर्स लगे थे, हमारी नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं थी एंड जो हमारी पूरी प्रेजेंटेशन थी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था जिसके हमें वीडियोस प्ले करने थे एंड फाइनल ट्रायल रन के पहले आई वाज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी एंड फाइनल ट्रायल रन के पहले आई वाज अवेटिंग दोस फाइनल एडिटेड वीडियोस फ्रॉम सम कंपनी। उन्होंने वो वीडियोस मुझे व्हाट्सएप तो कर दी है लेकिन मैं आईटी कंपनी जो हमारा ऑर्गेनाइजर था उनके सिस्टम पे मैं लोड नहीं कर पा रही थी। तो मीडिया आनी शुरू हो गई, वी हैड टू डू वन लास्ट ट्रायल। बहुत शोर मचने लग गया, एवरीवन वाज इन पैनिक। माय बॉस हु वाज जॉइंट सेक्रेटरी, शी स्टार्टेड शाउटिंग क्या हो रहा है जल्दी करो, यू नो वी जस्ट हैव 5 मिनट्स। तो मैं पीछे आईटी टीम की तरफ भागी एंड दैट वाज द टाइम आई रियली गॉट नर्वस क्योंकि अगर वो वीडियोस नहीं इनकॉर्पोरेट होते तो पूरी प्रेजेंटेशन खराब हो जाती। तो मैं पीछे उनके पास भागी, मैंने कहा आप देख लीजिए सब बहुत पैनिक में है और मैं कैसे आपको ट्रांसफर करूं बिकॉज हमने वाईफाई डिफरेंट राउटर्स चेक कर लिए, हमने बहुत कुछ ट्राई किया बट कनेक्टिविटी आ ही नहीं रही थी। सो देयर वाज अ पर्सन देयर, ही टोल्ड मी कि आप फटाफट मुझे अपना फोन दे दो। तो मैंने उनको अपना फोन अनलॉक करके दिया, उसमें गुरुजी का वॉलपेपर था। तो सडनली ही सेड जय गुरु जी। तो मुझे समझ नहीं आया कि इतने पैनिक और इतने केओस में जय गुरु जी कौन बोल रहा है। तो वो वो जो आईटी पर्सन थे वो बोले कि अरे अब आप छोड़ दो, अब सब ठीक हो जाएगा, मेरा तो इनके दर्शन के बिना दिन ही नहीं शुरू होता, आप गुरुजी को मानते हो, मेरे को तो पता ही नहीं था। एंड आई जस्ट मैं ब्लैंक खड़ी रह गई, मुझे समझ नहीं आया ये सब हो क्या रहा है। एंड उन्होंने नेक्स्ट 2 मिनट्स में वो वीडियोस ट्रांसफर करे, हमारी मेन प्रेजेंटेशन में लगाए एंड हमारा फाइनल ट्रायल हो गया विद जस्ट 1 और 2 एरर्स। बट गुरुजी की इतनी मेहर है कि जब मोदी जी फाइनली आए और हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन हुई, दैट टोटली वेंट एरर फ्री एंड दैट वाज द मोस्ट परफेक्ट प्रेजेंटेशन। हमारा ट्रायल भी बिना एरर के नहीं हुआ एंड गुरुजी ने फाइनल पूरा एरर फ्री करवा दिया। एंड वी वर सो थैंकफुल टू गुरुजी कि उन्होंने हमें एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि हमारा प्रोजेक्ट हाईलाइट हुआ एंड वी कुड डू an event under prime minister's leadership. So उसके बाद जब हमारा वो इवेंट हुआ उससे कुछ टाइम के बाद स्लोली स्लोली थिंग्स स्टार्टेड टू टर्न अदरवाइज। हमारा प्रोजेक्ट कल्मिनेशन की स्टेज पे था। तो ये था कि जॉब भी मेरी शायद जल्दी प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, तो आई हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग नाउ। एंड कोविड शुरू हो गया तो मुझे आई वाज वेरी अपसेट कि मैं क्या करूं। इतने में गुरुजी का इंडिकेशन आया टू अप्लाई फॉर कनाडाज पीआर परमानेंट रेजिडेंसी। मैंने 2019 में अपने पेपर सबमिट किए थे बट मुझे उसके बाद से कोई अपडेट नहीं आया था अपनी फाइल पे। तो मैं हम काफी चेक करती रहती थी बट उसके बाद टाइम निकलता गया एंड आई आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट कि हो सकता है कि मेरी पीआर आनी ही ना हो, मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया हो। अगस्त ऑफ 2019 में मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए जिसमें मैंने देखा मैं और मेरे फादर गुरुजी के सामने हैं, गुरुजी गद्दी पे बैठे हैं एक ओपन एरिया में
एंड गुरुजी और मेरे फादर कुछ मेरे एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं वहां खड़े होके सोच रही हूँ ड्रीम में कि मैं इस उम्र में क्या पढूं। तो गुरुजी ने बड़ी शार्पली मेरी तरफ देखा एंड गुरुजी बोले, क्या उम्र है तेरी? तो मैं बोली, गुरुजी 32। गुरुजी बोले, पढ़ ले। तो मैं सुबह उठी एंड आई वाज वेरी शॉक्ड कि अरे गुरुजी ने मुझे पढ़ने का आदेश दिया है। तो मैंने अपना लैपटॉप खोला एंड मैंने कोर्सेज ढूंढने शुरू कर दिए कि आई वाज थिंकिंग मैं जब भी पीआर आएगा आई विल गो एंड मैं जाके अपना आई विल डू सम शॉर्ट टर्म कोर्स। गुरुजी की आज्ञा पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आई विल डू अ जॉब देयर। बट गुरुजी की प्लानिंग कुछ और ही होती है। तो मैंने काफी कोर्सेज सर्च करे फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 months। कुछ समझ नहीं आया एंड देन करते करते आई फाइनली एनरोल्ड फॉर अ मास्टर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी कोर्स। और मेरा मार्च 2020 में गुरुजी ने एडमिशन भी करा दिया इन अ यूनिवर्सिटी बेस्ड इन कनाडा। बट मेरा वीजा नहीं आया एंड क्योंकि उस टाइम पे कोविड शुरू हो गया था तो आई डिसाइडेड टू ड्रॉप अ ईयर एंड देन मे बी डेफर इट एंड गो नेक्स्ट ईयर। तो मेरा दिसंबर 2020 में मेरा फाइनली कंफर्मेशन आई ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी एंड आई रिमेम्बर 17th of December मेरा पासपोर्ट फाइनली स्टैम्प होके आया। तो आई वॉज वेरी हैप्पी अपने माइंड में कि चलो मेरा आज पासपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद मेरा कोर्स शुरू होगा अगस्त में 2021। सो आई विल गो आराम से जुलाई में एंड तब तक मेरी जॉब चलती रहेगी एंड एवरीथिंग इज फाइन। बट जब मेरा पासपोर्ट मेरे पास आया स्टैम्प होके, इट चेंज माई लाइफ क्योंकि उसमें खाली 2 months की वैलिडिटी थी। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ अगले 20 days का, एक तरफ ये था कि आई हैव टू गो टू कनाडा विद इन द नेक्स्ट 2 months। बट दैट वुड हैव मेंट कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूं, मैं पूरा सेटअप कराया जस्ट छोड़ के एंड मेरे कोर्स शुरू होने के 5 महीने जाके बैठने का कुछ सेंस समझ नहीं आ रहा था। एंड ऑल्सो कोविड के टाइम पे टेक्निकली आई वॉज नॉट अलाउड टू कम टू कैनेडा क्योंकि वैसे सुनने में आ रहा था कि लोग जा रहे हैं, उनकी लैंडिंग काफी स्मूथ हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, इमिग्रेशन स्मूथ हो रहा है। बट बट ये भी था कि देर आर चांसेस कि मुझे वापस भेज दिया जाए, डिपोर्ट कर दिया जाए। सो एवरीथिंग वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड ये कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरे माइंड की बनाई हुई थी क्योंकि गुरु जी का तो आदेश था दैट यू हैव टू गो इन द नेक्स्ट 2 months। अब उसके ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लगा दिए थे कि मैं बिना जॉब के कैसे बैठूंगी, मैं सेविंग्स पे कैसे अपना खर्चा चलाऊंगी, और 5 महीने पहले कौन जाके बैठता है कोर्स शुरू होने के, व्हाट विल आई डू देयर, दिस एंड दैट। अब करते करते फिर यही हुआ कि चलो आई हैव टू गो। गुरुजी की मेहर से सारे काम टाइम पे हुए सब। गुरुजी ने मेरी जॉब मैंने छोड़ी, आई वेंट देयर एंड इट वाज अ बिग रिस्क इन माय माइंड। बट व्हेन आई लैंडेड इन कनाडा मेरा इमिग्रेशन क्लियर हुआ एंड आप इमेजिन करिए कि जब मैं लैंड हुई कनाडा में उसके 2 दिन बाद गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने वो रूल इम्पोज किया था कि जो भी ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनको 3 दिन होटल में क्वारंटाइन करना पड़ेगा एंड उसके बाद दे हैव टू डू फर्दर क्वारंटीन इन सम वंस होम और अनदर होटल। तो गुरुजी ने मुझे उस चीज से बचा लिया एंड आई वेंट टू द सिटी जिसमें मेरी यूनिवर्सिटी थी। गुरुजी की मेहर से मुझे वहाँ पे एक अपार्टमेंट मिला। आई स्टार्टेड वर्किंग देयर, मुझे गुरुजी ने एक पार्ट टाइम जॉब से ब्लेस किया एंड इट इज सो अमेजिंग कि मैंने कैलकुलेट किया मेरी जितनी सैलरी उस पार्ट टाइम जॉब से आती थी पर मंथ, अगर मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करती तो मेरी एग्जैक्टली वही सैलरी बनती थी जो जॉब मैं इंडिया में छोड़ के आई थी। ये होती है गुरुजी की प्लानिंग। एंड जब हमारा अगस्त में कोर्स शुरू हुआ तो आई रिमेम्बर इंडिया में इतनी फ्लाइट की प्रॉब्लम थी दैट एवरीवन हैड टू टेक अ वेरी लॉन्ग रूट वाया मेक्सिको टू कम टू कनाडा। हर कोई 2-2 ढाई-ढाई लाख की टिकट लेके पहुंच रहा था एंड मेनी ऑफ माय क्लासमेट्स फ्रॉम इंडिया कुड ओनली कम इन सितंबर। एंड सब लोग मुझसे पूछते थे कि यार तुम
तो बड़ी लकी हो, तुम इतने पहले कैसे आ गई? तो मैंने उन्हें कहा यार मेरा वीज़ा का इश्यू था तो मुझे आना पड़ा पहले। सो एवरीवन यूज्ड टू टेल मी कि यू आर सो लकी, हमको देखो कितनी प्रॉब्लम हो रही है आने में। एंड आप सब कोविड का तो सिचुएशन जानते हैं कि कैसे अप्रैल एंड मई 2021 में इतनी बड़ी कोविड वेव आई थी एंड उस टाइम पे तो ट्रैवल करना इम्पॉसिबल होता। तो गुरुजी ने जो मुझे कहा था कि तू अब पढ़ ले, उस टाइम जब मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए थे, दैट वाज आई वाज 32 एट दैट टाइम। लेकिन जब मैंने कोर्स शुरू किया, आई वाज 34 इयर्स। सो क्या होना है, कब होना है, वो सब गुरुजी की मर्जी होती है। आई हैव जस्ट लर्न कि जस्ट गो विद हिज फ्लो। हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। जस्ट कीप डूइंग द हार्ड वर्क। एंड क्योंकि गुरुजी ने मुझे कोर्स करने के लिए कहा था ये, तो मैंने अपने माइंड में सोचा कि अब करना है तो अच्छे से ही करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि गुरुजी ने कहा है तो बस पास हो गए। और मैंने मेंटली अपने आप को एक चैलेंज दिया था कि मेरे जो इकोनॉमिक्स कोर्सेज हैं मुझे उसमें स्पेशली बहुत अच्छा करना है, क्योंकि मैं 12 इयर्स के बाद वो कोर्सेज ले रही थी अगेन इन लाइफ। एंड 10 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस के बाद इट वाज अ वेरी बिग गैप। एंड गुरुजी की इतनी कृपा है कि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क कराया, बहुत हेक्टिक स्केड्यूल्स थे और बहुत टेस्टिंग हुई मेरी। बट एट द एंड आई स्कोर्ड द हाईएस्ट ग्रेड इन ऑल द कोर्सेज आई वांटेड टू। और सबसे बड़ी अमेजिंग बात जो मुझे रिसेंटली रियलाइज हुई है कि गुरुजी ने मुझे उस टाइम कहा था एमए कर ले। एंड आई गॉट टू नो रिसेंटली कि जो मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी की स्ट्रीम है वो आर्ट्स के अंदर आती है। और जो गुरुजी ने मुझे 2006 में दर्शन देके कहा था कि एमए कर ले, वो अब पूरा हुआ है आफ्टर 16 इयर्स। क्योंकि मुझे जब गुरुजी ने पहले मास्टर्स कराई थी मुझे एमएससी की डिग्री मिली थी, मास्टर्स इन साइंस। बट गुरुजी ने अपने मुंह से मुझे कहा था एमए कर ले, ही डिड नॉट से एमएससी कर ले। तो गुरुआ दी गल पत्थर दी लकीर। एंड गुरुजी के पास आके बहुत कुछ सीखने को मिला है, पर मैं स्पेसिफिकली दो लर्निंग्स शेयर करना चाहूंगी। Firstly, Guruji has made me realize the importance of hard work. जैसे अक्सर हमारी टेंडेंसी हो जाती है कि अरे गुरुजी है ना, तो उनसे प्रे करते हैं कि सब अपने आप चेंज हो जाए, सिचुएशन हमारे फेवर में हो जाए, हमें कुछ करना ही ना पड़े। और ये गलती मैंने भी पहले करी। मैं हमेशा बैठ के सोचती रहती थी और रोती रहती थी कि सिचुएशन क्यों नहीं टर्न हो रही है मेरे फेवर में। बट मैं खुद कोई स्टेप्स नहीं लेती थी उसको रिजॉल्व करने के लिए। बट गुरुजी ने मुझे यही सिखाया कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। मेरा ब्रदर व्हेन ही वाज डूइंग हिज मास्टर्स इन बॉम्बे, उसने अपने रूम में गुरुजी का एक कैलेंडर लगाया हुआ था। तो उसका जो रूममेट था उसने एक दिन पूछा उससे कि ये कौन है। तो मेरे ब्रदर ने बताया ये हमारे गुरुजी हैं और काफी सत्संग किया उससे। ही बिकेम वेरी इंटरेस्टेड कि अरे वाह, तब बड़ा अच्छा लग रहा है इनके बारे में सुन के। तो इनका कोई एंड ऑफ टर्म असाइनमेंट सबमिशन था, नॉट एन असाइनमेंट, सॉरी, इट वाज अ प्रोजेक्ट सबमिशन। एंड माय ब्रदर वाज टेलिंग कि उसने कुछ उसका काम नहीं किया था। तो सबमिशन जिस दिन था डेडलाइन के एक दिन पहले उसने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी अब तो डेडलाइन सर पे आ गई है, कल सबमिशन है और मैंने कोई काम नहीं करा है। बट अगर आप वाकई कुछ है, अगर आप में इतनी शक्ति है, तो आप प्लीज मेरा वो प्रोजेक्ट सबमिशन करा दीजिए। तो ही स्टार्टेड राइटिंग एंड ही जस्ट सैट थ्रू आउट द होल नाइट। एंड उसने नेक्स्ट डे कंफर्टेबली सबमिशन कर दिया। बट उसको गुरुजी ने बाद में दर्शन दिए एंड गुरुजी ने उसे कहा कि इस बार तो मैंने तेरा काम करा दिया है, लेकिन अगली बार से तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। सो इंडिकेशन वाज क्लियर कि ऐसा नहीं है कि हम गुरुजी के भरोसे बैठ जाए और सोचे कि सब जादू से अपने आप होता रहेगा। ये गुरुजी ने कभी नहीं सिखाया। वी हैव टू डू आवर ओन पार्ट एंड जस्ट लीव द रिजल्ट्स टू गुरुजी। एंड हमारे साथ भी पर्सनल एक्सपीरियंस
हुआ था कि हमारी एक लैंड थी न्यू दिल्ली में, उसका कुछ इश्यू था, वी वर नॉट एबल टू सेल इट, और बहुत सालों से, लाइक आई थिंक 10-20 साल हो गए थे, वो लैंड का कुछ डील नहीं हो पा रही थी। तो हम जब गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में जाते थे, तो एक दिन गुरुजी ने मेरे ब्रदर को दर्शन दे के कहा था कि तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं हो? उस लैंड के बारे में गुरुजी का इंडिकेशन था। And then they again started, running around and, trying to sort it out कि कुछ deal हो जाए. And finally after some time उस land की actually deal हो गई जो इतने सालों से pending थी. So what I have learned is कि Guruji will bless you when you yourself also put some effort. उसका result बहुत high होता है. And second learning is that Guruji पे आप रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन ना लगाएं, जस्ट सरेंडर टू हिज विल. गुरुजी की प्लानिंग इतनी परफेक्ट होती है, एंड मेरी लाइफ एक परफेक्ट एग्जांपल है ऑफ इवेंट्स जो मेरे हॉरोस्कोप के हिसाब से हुए ही नहीं. हम जब गुरुजी की आज्ञा जब मैंने मानी, तभी मेरी लाइफ में आगे के दरवाजे खुले. जैसे फॉर एग्जांपल जब मुझे कनाडा आना था, मैं सोचती थी कि मुझे टोरंटो ही जाना है, उसके आगे मैंने अपनी दुनिया सोची ही नहीं थी. बट गुरुजी ने मुझे मॉन्ट्रियल भेज दिया. मैं सोचती थी मैं जॉब करूंगी कनाडा जाके, गुरुजी ने मुझे पहले कोर्स करवाया. मैं सोचती थी मैं 3 महीने का कोर्स कर लूंगी, गुरुजी ने मुझे पूरा 1 साल का कोर्स करवाया. मैं सोच रही थी मैं जुलाई में आऊंगी कोर्स के जस्ट पहले, गुरुजी ने मुझे फरवरी में ही भेज दिया. एंड इवन फॉर अ जॉब आफ्टर माय कोर्स, मैंने सोचा था मैं टोरंटो जाके वापस जॉब करूंगी बिकॉज आई वांटेड टू स्टे देयर. बट गुरुजी ने आज मुझे उस सिटी में भेजा हुआ है जॉब करने के लिए जिसका मैंने अपनी लाइफ में कभी नाम ही नहीं सुना था. तो ये गुरुजी की प्लानिंग होती है, और अगर हम अपने माइंड के ऑब्स्टेकल्स लगाएं तो उसमें हमारी ही प्रोग्रेस नहीं होती. एंड मेरे हॉरोस्कोप में ना मास्टर्स लिखी है और ना इंडिया से बाहर जाना लिखा है. तो जैसे गुरुजी के पास आके अगर हम उन्हें सरेंडर करें, तो गुरुजी रीराइट्स एवरीथिंग. एंड वी आर सो ग्रेटफुल कि गुरुजी ने हमारे मन की नहीं करी, क्योंकि अगर मन की करते तो पता नहीं कहाँ पहुंचते. अगर उन्होंने हमें अपनी प्लानिंग से और अपनी विल से ब्लेस किया जो वो चाहते हैं हमारे साथ हो, एंड उसके रिजल्ट से ऐसा नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती, बट रिजल्ट्स भी गुरुजी ऐसे देते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता. तो आज काफी लोगों के जो न्यू संगत है स्पेशली, उनके माइंड में ऐसा थॉट्स आ सकते हैं कि हमारे गुरुजी में ऐसा क्या अलग है कंपेयर टू जो और भी साधु संत हैं ऑलरेडी, जिनके पास भी बहुत सिद्धि है. तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम गुरुजी से जुड़े तो हम रियलाइज करेंगे कि अल्टीमेटली हमारे गुरुजी ही सब कुछ हैं. आप देखें कि पूरे इंडिया में स्पेसिफिकली 5 महापुरुष आए हैं. जैसे एक बार पुरानी संगत ने एक सत्संग में मेंशन की थी ये चीज कि 5 महापुरुष हैं जिनकी समाधि के बाद उनकी फॉलोइंग बढ़ी. एक महावीर, एक गौतम बुद्ध, एक गुरु नानक जी, एक साईं बाबा, और फिफ्थ हमारे गुरु जी. एक फिजिकल फॉर्म में किसी भी महापुरुष की फॉलोइंग होना नॉर्मल है, बट गुरुजी की समाधि के बाद सेम एक्सपीरियंसेस होना कैसे पॉसिबल है? और एवरीथिंग इज गोइंग द सेम, कोई डिफरेंस नहीं है. जो एम्पायर स्टेट में गुरुजी के टाइम पे जो सिस्टम बना था और जो आज होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. ओनली थिंग इज हमें गुरुजी के दर्शन नहीं होते. एंड यस, वी मस्ट ट्राई टू फॉलो द सेम सिस्टम जो गुरुजी ने हमारे लिए बनाया था. वी शुड नॉट डेविएट फ्रॉम दैट. हमें गुरुजी के दरबार में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कुछ कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है. ऐसा कहीं होता ही नहीं है. हम किसी भी साधु के पास जाएं तो सबसे पहले हमें वर्बली बयां करना पड़ता है कि क्या इशू है. बट यहाँ तो गुरुजी सब जानते हैं, आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, बिना कुछ बात करे ही यहाँ कनेक्शन हो जाता है. सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं. ऐसा ऐसा कहाँ होगा कि आप माइंड के थ्रू
किसी से बात कर सकें और आपका रिस्पॉन्स आए। एंड गुरुजी हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं एंड गुरुजी हर जगह प्रेजेंट है। ऐसा कभी हमने सुना नहीं कि, ना एक्सपीरियंस किया कि कोई इंसानी रूप में प्रेजेंट है और उनकी फ्रेग्रेंस ना ही दिल्ली की सड़कों पे बट पूरे वर्ल्ड में जो उनकी संगत है उनको वहां पे आ रही है। हाउ इज इट पॉसिबल? गुरुजी के फिजिकली दर्शन हुए, इट्स फाइन, बट कोई महापुरुष कैसे हमें दर्शन दे सकते हैं ड्रीम में आके? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं जो हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी के लंगर में जो लाल मिर्च की चटनी मिलती है उससे अल्सर ठीक हो जाते हैं, मीठे से डायबिटीज ठीक हो जाते हैं। एंड जो गुरुजी डांस करवाते थे अपने आगे, उससे गुरुजी ने कितनी अर्थराइटिस ठीक करी है, कितनी लाइव्स एक्सटेंड करी हैं। हमारे, अगर हम किसी पंडित के पास जाएंगे या किसी किसी और साधु के पास जाएंगे, वो हमें सिर्फ प्रिडिक्ट करके बता सकते हैं कि आपकी लाइफ इतनी है या ये होगा, बट गुरुजी आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। इतनी शक्ति तो किसी के पास नहीं है। तो इस कलयुग में हम कहाँ इतने प्योर लव एंड ब्लिस के साथ एक हम ब्लेस हो सकते हैं, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। बट ये है कि हम कितना ले सकते हैं गुरुजी से और कितना ग्रो कर सकते हैं, ये सब हम पे डिपेंड करता है। जैसे कि शिव पुराण में लिखा है कि सूर्य अपनी किरणें इक्वली सारे प्लांट्स को देता है, सारी नेचर को देता है टू ग्रो इक्वली, ताकि सब इक्वली ग्रो करें। फिर भी कुछ फूल खिलते हैं और कुछ नहीं खिलते, और ये इसलिए होता है क्योंकि उन सबका टेम्परामेंट डिफरेंट होता है। तो गुरु जी ने तो हमें अवतार लेके हमें, as in a human form, he has come to elevate us from this worldly and materialistic things. And गुरु जी खुद कहते थे कि मैं तुम्हारा सोल प्योरीफाई करने आया हूँ। बट हम कितना अकम्प्लिश करेंगे, हम कितना प्रोग्रेस करेंगे, वो सिर्फ हमारे ऊपर है। एंड ये गुरुजी ने खुद कहा हुआ है कि ये नहीं समझना कि आप जाके सत्संग अटेंड कर रहे हो, 3 घंटे बैठ रहे हो, सेवा कर रहे हो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। हम अपनी झोलियां बड़ी करते हैं और कितनी गहरी करते हैं, और अगर झोलियां में गुरुजी कुछ डाल रहे हैं तो वो उसमें रहे, ऐसा ना हो कि हमारी झोली से गिर जाए। तो बहुत टेस्टिंग होती है गुरुजी के रास्ते पे चलना। गुरुजी खुद कहते हैं कि जैसे एक तलवार पे आप चल रहे हो, जरा सी मिस्टेक हुई और आप गिर सकते हो, लेकिन अगर गुरुजी की तरफ हम देखते हुए चलें तो वो रास्ता भी बहुत इजीली पार हो जाता है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप गुरुजी के पास आते रहिए, कनेक्शन बनाए रखिए और कनेक्शन ग्रो करते रहें, एंड जो गुरुजी के वचन हैं उन्हें फॉलो करते रहें, and this itself is heaven. So thank you so much for the opportunity. Thank you Guruji. And कोई भी अगर बात गलत मुंह से निकल गई हो तो उसके लिए बहुत बहुत माफी। Thank you so much. जय गुरु जी। सुगंधा आंटी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छा आज सत्संग किया है। You had started with the वचन कि अपना पाठ खुद से करो, साइलेंट पाठ करो, बिना किसी डर के पाठ करो। आपने हमें बहुत अच्छे से पूरा एक्सपीरियंस सुनाया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, व्हेन जब आप गुरु जी के साथ जुड़े। खुद ही आप बोल रहे हो कि एक्सपीरियंस कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, मगर बहुत ही अच्छा आपने वहाँ का समा, वहाँ के दरबार के बारे में, शब्द, लंगर, ये सबको ऐसा लगा जैसे आप हमें अपने साथ गुरुजी के दरबार में ले गए हो। आपने किस प्रकार से गुरुजी का हमें ध्यान करना है, चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी, ये एक मैसेज मैंने आज आपके सत्संग से लिया। और आपने आई एम श्योर आपका आज का सत्संग सुन के बहुत लोगों को होप और कॉन्फिडेंस मिलेगा। मेरे को भी मिला। आज when I started, I had been having a annoying feeling, you know, just below my heart for last 2 days, and I think I also got some answers after listening to you.
एंड आपके सत्संग से बहुत लोगों को होप, कॉन्फिडेंस मिलेगा, फिर से रिन्यूड डिवोशन और सरेंडर गुरु जी को करने का इंस्पिरेशन मिलेगा। आपने ये भी समझाया कि आप सरेंडर करो एंड इफ नीड बी यू मस्ट वेट इट आउट, बी प्रिपेयर टू वेट इट आउट। गुरु जी की शरण में रहो, मगर अपने एफर्ट्स भी करने हैं और अपनी रिसेप्टिविटी को भी बनाकर रखना है कि हम उनकी जो भी हमारे ऊपर रहमतें हैं उसके हम लायक भी बन सके, और अपनी झोली को छोटा भी नहीं रखना है, झोली को इलास्टिक रखना है कि वो जो दे उसमें समा जाए और हम उसको संभाल कर रख सकें और हमारी पात्रता भी बढ़ती रहे। बहुत सारे मैसेजेस बहुत ही प्यार से आपने बताए एंड थैंक यू वेरी मच। एंड मैं पूरे संगत परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद देती हूँ और मल्टीलिंगुअल शुक्राना गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म की तरफ से भी आपको धन्यवाद देती हूँ। जय गुरुजी।